Hey guys, welcome back to new video on RS Play Super। जब से कुमा की बैक स्टोरी वाला पार्ट स्टार्ट हुआ है बहुत बुरा लगता है। हर पॉइंट पे जब भी कुछ नया पता चलता है सोचकर यही लगता है कि यार गलत ही हो रहा है कुमा के साथ। और इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए तो ज़ीबेक ही बहुत था। ज़ीबेक लिटरली अगर उनको टॉर्चर करके मारता ना तो इधर जरा सा भी दुख नहीं होता, उल्टा और ज्यादा खुशी होती। और इस बार जो इस चैप्टर में हुआ मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर कोई उनके हाथ पैर उखाड़ भी देना, अगर कोई मतलब उनको बुरी तरह से टॉर्चर करे और उनको मौत ना दे तो भी मुझे इतनी खुशी होगी ना जितना गियर 5 आने पे नहीं हुआ था। मतलब मुझे याद है जब मैं स्पॉयलर्स वाली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए स्टार्ट कर रहा था तो मैं बहुत खुश था, बट बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं वो स्पॉयलर्स पढ़ते पढ़ते इतना बुरा फील होने लगा कि मेरा मूड ही डाउन हो गया था। और इसी बेसिस पे तुम इमेजिन कर सकते हो कि आखिर कुमा के साथ क्या हुआ था। लिटरली जिस लड़की से वो प्यार करता था उसको इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स उठा के ले गए, रेप किया एंड फिर जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी तबीयत जिस वे में खराब हुई है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर से कनेक्शन भी बैठ जाएगा। एंड आई रियली होप कि किसी भी तरह से लूफी बोनी को यहाँ पर रेगेड आइलैंड पे बचा ले। पहले तो मुझे चूतिया कैरेक्टर लगती थी, बट लिटरली वो सिर्फ 12 साल की है यार, एक बच्ची है वो, और उसके साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। जिस हिसाब से थ्रू आउट द सीरीज एक्ट कर रही है वो भी उसकी एज से बढ़कर है। मैं सच बोलूंगा वो लड़की अपने छोटे उम्र पे भी बहुत मैच्योर है। एंड इसी के साथ अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। यार गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स और रह गए बाय दिस पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग, और मैं तुम लोगों से बोलना चाहता हूँ यार थैंक यू सो मच। आई थिंक कुछ ही समय में मेरे को 5-9 दिख जाएंगे, 9999999, और जस्ट आई विल बी अबाउट टू हिट 100 के सब्सक्राइबर्स। बहुत मजा आया थ्रू आउट द जर्नी यार, सच में तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे को लगा भी नहीं था इस हिसाब से वन पीस की ग्रोथ थी जब मैंने इसको स्टार्ट किया था। 500-600 व्यूज आते थे बे, एंड थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, लिटरली थैंक यू सो मच। खैर तुम लोगों में से जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, तुम वो सब्सक्राइबर बन जाओगे जो 1 लाख पहले से थे, ठीक है। अब 1 लाख के बाद तो चलो ठीक है, 1 मिलियन तो किसी यूट्यूबर का होता नहीं है एनिमे वाले में, बट 1 लाख से नीचे वाले तुम लोग स्पेशल हो गए। तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ दैट यू आर 91.1 के वाला या 91.2 के वाला, 99.2 के वाला सब्सक्राइबर, ऐसे कमेंट करके बताओ। लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। इस चैप्टर कवर पे हम देख सकते हैं कि ब्रुक एक गिटार लेके परफॉर्म कर रहा है, पीछे रॉक लिखा हुआ है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा रॉक डी ज़ीबेक में भी दिखने उगने वाला हो, बट इतना ओवर एक्सैजरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रुक टाइम स्किप के बाद थोड़ा सा रॉक म्यूजिक पे आ गया, क्लासिकल म्यूजिक छोड़ के। तो आई डोंट नो, पता नहीं मुझे उसका रॉक म्यूजिक उतना पसंद है नहीं। तुम लोग बताओ, तुम कमेंट सेक्शन में तुम्हें ओरिजिनल ब्लिंक साके वाला जब उस टाइप का म्यूजिक बनाता तब पसंद था, या फिर जब ये नया हिसाब बनाने लगा टाइम्स के बाद वो पसंद आता है। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो ये बताओ तुम्हें ये लूफी वाली हुडी कैसी लग रही है। देखो यार, वैसे भी ठंड का मौसम आ रहा है और मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ तो मेरे को एक अच्छी खासी हुडी लेनी ही थी। जस्ट 1 सेकंड। और इसको पहने का मैं लिटरली बोलूंगा कि मैं जरा भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। इसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट है और इसके कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 1 साल पहले मैंने मिंत्रा से भी लिया था सेम प्राइस रेंज में और मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था भाई। वैसे अगर तुम्हें भी ऐसी गजब की हुडी लेनी है तो तुम चेकआउट कर सकते हो ब्रोकोड 24x7.in को। लिटरली इनका नाम ही ब्रोकोड है और इनका मोटो भी यही है कि ब्रो वो फैमिली होती है जिनको हम चूज करते हैं। सही बात है भाई, ब्रोस वही होते हैं। सही बात है भाई, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर आर द फैमिली दैट वी गेट टू चूज। तो अगर तुम्हें भी इन भाइयों के गजब के कपड़े वगैरह एंजॉय करने, तुम जाके इनको चेकआउट कर सकते हो। इनके पास हर साइज की हुडी अवेलेबल है और ड्रैगन बॉल से लेके तुम्हारा जुत्सु काइसन तक सारे के सारे तुम्हें थीम्ड हुडीज मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें एनिमे वाले नहीं भी चाहिए, अगर तुम्हें थोड़े से स्लीक और नॉर्मल वाले चाहिए तो वो भी तुम इनके वेबसाइट से ले सकते हो। मेन और वुमेन सबके लिए इनके पास पूरा का पूरा माल भरा हुआ है। पर्सनली अगर मुझे लेना होगा तो मैं लूफी का वो ऑल गियर्स वाला एक और लेना पसंद करूंगा। तो और अगर तुम्हें अपने घर में अपनी बड़ी बहन या फिर अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह को हुडी वगैरह गिफ्ट करना तो तुम एक ओवर साइज हुडी गिफ्ट कर सकते हो। उनको ओवर साइज वाला ज्यादा पसंद आता है, पर्सनल वो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम उन्हें गिफ्ट कर सकते हो जाके। और मान लेते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो इनका सपोर्ट हर टाइम अवेलेबल है, तुम इन्हें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी भी इनके पास अवेलेबल है और ये सारे पिन कोड्स पर डिलीवरी करते हैं। तो अगर तुम्हें भी ऐसी हुडीज लेनी है सो यू कैन गो अहेड एंड चेक आउट ब्रोकोड 24x7.in। और लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। इस कवर पेज में एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्रुक का जो पैर है उस पर ओडा सेंसर ने लिखा है कि इस चैप्टर का मैन्युस्क्रिप्ट रेडी नहीं था और उसके लिए वो सॉरी बोल रहे हैं। देखो पहली बात तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं ओडा सेंसर, और दूसरी बात मैन्युस्क्रिप्ट अगर तुम लोग को नहीं पता तो मतलब जो ड्रॉइंग्स थे, कंप्लीट पैनल्स थे, वो सारे के सारे रेडी नहीं थे, तो एज इट इज उन्होंने यहाँ पे उतार दिया। विच काइंड ऑफ प्रूव्स कि हम जब क्रिटिसाइज करते हैं कि ओडा सेंसर क्यों इतना ब्रेक लेते हैं वो भी हमें दिख रहा है। 3 चैप्टर्स विदाउट ब्रेक लगातार लाते लाते आई थिंक उतना वो कीप अप नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, एज भी तो उनकी बहुत ज्यादा ही हो रही है अब। खैर इस चैप्टर का टाइटल है द बर्थ ऑफ बोनी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल है। और जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे को लगा ठीक है बोनी पैदा हुई होगी, कुमा और इसका संभोग मिलन हो गया होगा, मे भी मिल गए होंगे वापस। बट जब मुझे ओरिजिनल रीजन पता चला ना तब ऐसे एकदम चेहरा उतर सा गया था कि किस तरह से बोनी पैदा हुई थी और किसकी बेटी है वो। लिटरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पिछले चैप्टर में मैंने जो भी बकचोदी की थी ना वो मुझे याद करके इस समय मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था कि मैंने ये सब भी बोला था। खैर चैप्टर स्टार्ट होता है प्रेजेंट टाइम से 12 साल पहले। यहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन के पहले वाले हेडक्वार्टर में यानी कि बाल्टिको में, जहाँ पर
अभी प्रेजेंट में 2 साल पहले ब्लैक बियर्ड घुस के वहां पर बहुत ज्यादा तबाही कर दिया था। तो पहले ड्रैगन इसी आइलैंड को यूज करता था अपने बेस की तरह। तो वहां पर कॉल आता है कि टूमी शहर के जो लोग हैं वहां पे बहुत ज्यादा अभी केओस बढ़ रहा है। इस पे इवानकॉव कहता है कि देखो भाई, अभी हमारे हाथ पूरी तरह से भरे हुए हैं, हमारे पास इस समय कोई भी नहीं है, हम किसी को भी डिप्लॉय नहीं कर सकते। इस पे तुरंत आगे बढ़ते हुए आता है हमारा बर्थलोम्यू कूमा और कहता है मैं जाऊंगा। इस पे इवानकॉव कहता है कि भाई देखो, चुतियापे वाली बात नहीं करो, तुम उसी दिन से बहुत ज्यादा अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो। लेकिन कूमा उसकी बात नहीं सुनता और वो टूमी के लोगों के पास पहुंच जाता है और लोग उसको देख के बुरी तरह से डर जाते हैं कि ये आदमी कितना बड़ा है। पर कूमा यहाँ पर उन लोगों की हेल्प कर ही रहा होता है कि तभी हमें फ्लैशबैक सीन में देखने को मिलता है जिस टाइम पर जीनी कैप्चर हुई थी। उस टाइम पर कूमा और ड्रैगन दोनों को कॉल आया था कि जीनी इस समय कैप्चर हो चुकी है। किसी सेलेस्टियल ड्रैगन को वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, उसका फिगर वगैरह, इसलिए वो उसे पकड़कर यानी कि किडनैप कर ले गया अपने साथ शादी करने के लिए। शादी बस एक नाम है, यू गाइस नो क्या करने के लिए, अपनी रखेल बनाने के लिए वो उसको लेके गया था। इनफैक्ट की बात ये है कि ये किसी गवर्नमेंट शिप पे गया है और शिप वाला पूरा हिसाब मरीन्स के साइड में है। तो ये एक मरीन शिप पर बोनी को किडनैप करके सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पास लेके जाया गया है और ये है इनका जस्टिस। पीठ पे वो कपड़ा बांधते हैं, उसके पीछे वो जस्टिस लिखते हैं और ये हरकतें कर रहे हैं वो। और जो गार्प है ना, इसको लोग इतना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, सेम कपड़ा वो भी पहनता है पीछे और उसके साथ जितने भी चमचे हैं सबके सब। देखो मुझे पता गार्प इस टाइप की हरकतें नहीं करता है, बट फिर भी ये गवर्नमेंट के लोग इतने हरामी हैं, लिटरली इतने हरामी हैं, मुझे समझ में नहीं आता आखिर गार्प इनके पास अभी तक नौकरी कर क्यों रहा है और कोबी क्यों पागल था इतना ज्यादा मरीन्स के पास जाने के लिए। खैर यहाँ पर ये वाला जो कंक्लूजन है मरीन्स को लेके, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम कंक्लूजन है, मतलब एकदम टॉप लेवल की हायरार्की पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी अगर तुम देखो तो लोग समय बैठ के लोग क्या कर रहे हैं, किस टाइप के क्राइम्स कर रहे हैं, वो तो ज्यादा ही हो जाएगा। बट लेट अस से कि गार्प ने इसीलिए ज्वाइन किया था या फिर कोबी ने इसलिए पॉसिबली ज्वाइन किया था कि जितने भी पायरेट्स हैं जो एक्चुअली में सिटीजन्स को परेशान कर रहे हैं, हो सकता है इन मरीन्स के मन में यही था कि ये इन्हीं लोग की हेल्प करना चाहते हैं। बट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर जस्टिस के नाम पे क्या हो रहा है। जिन सिटीजन्स की वो हेल्प करने जा रहा है उन्हीं को ये सेलेस्टियल ड्रैगन्स इतने ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। एंड जिनी सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है। प्रेजेंट टाइम में कूमा उन टूमी के लोगों को डिफीट कर देता है और मरीन्स को पता चल जाता है कि फिर से रेवोल्यूशनरी आर्मी यही सारा कांड कर रही है और हम देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का फ्लैग हमको दिखाया जाता है और वहां के लोग इनको हीरो मानने लगे हैं। उसके बाद कूमा को देखते हैं जो कि ड्रैगन कॉल करके बोलता है कि देखो ड्रैगन भैया, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं शिप से वापस आऊंगा। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम लोग को पता हो तो कूमा को शिप की जरूरत नहीं है, वो लिटरली खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के पहले पैनल पे हम देखते हैं कि कूमा इस समय सेल कर रहा है शिप पर और वहां पर हमको रिवील किया जाता है कि 2 साल हो चुके हैं जब कमांडर जीनी ऑफ रेवोल्यूशनरी आर्मी को किडनैप किया गया था ताकि एक सेलेस्टियल ड्रैगन उससे शादी कर सके। और जस्ट उसी के बाद कूमा यहाँ पर बोलता है कि बोनी, हम ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच गए। मतलब जहाँ स्पॉयलर्स पढ़कर ऐसा लग रहा था कि 2 साल बाद बोनी जाकर कूमा को मिली है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तुम लोग फॉलो करो ना मुझे, तुम लोग को पता चलेगा कि 2 साल पहले की जीनी किडनैप हुई थी और इस समय प्रेजेंट में कूमा सेल कर रहा है। लेकिन ब्रो जितना प्लेन वो दिख रहा है उतना है नहीं। यहाँ पर जो पहला पेज है उसका जो टाइमलाइन है वो हमको नहीं बताया गया है और जो इस समय करंट पेज है जहाँ पर बताया जा रहा है कि जीनी 2 साल पहले किडनैप हुई थी, तो देखकर ऐसा लगता है कि इस टाइम तक बोनी जो है वो कूमा को मिल चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि बाल्टिगो पे इस समय जीनी का कॉल आया हुआ है। अब ज्यादा मुझे लगता है ये जो कॉल आया हुआ है ये सीन थोड़े समय पहले का है, मतलब अभी जब बोट पे था कूमा तो उसने ऑलरेडी बोला था कि बोनी उसके साथ ही है। तो ये वाला थोड़े समय पहले का था जब जीनी जस्ट बीमार थी और वो अभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पास से निकली थी। यहाँ पर जीनी का कॉल पिक करते ही वो कूमा से बोलती है कि कुमाची, मैं फाइनली सरफेस पे वापस आ गई। और उसकी आवाज सुन के जीनी और ड्रैगन दोनों थोड़े से खुश हो जाते हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ा था और उसने बोला कि वो सरफेस पे आ गई थी तो मुझे लगा उसको कहीं लाइक अंडरग्राउंड प्रिजन वगैरह में बंद करके रखा गया था, बट आगे पढ़ के पता चला कि ऐसा नहीं था। वो आगे फोन पर बताती है कि उसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहते थे। और यहाँ पर तुम क्लियरली देख सकते हो दे मेंशन किया गया है, मतलब दिस इज नॉट अ सिंगुलर, प्लूरल की बात हो रही है, विच काइंड ऑफ लाइक उसके साथ बहुत सारे लोगों ने असॉल्ट किया था और वो इस बात को लेकर खुद को लकी भी फील कर रही है। जिसपे कुमा बोलता है कि तू बीमार हो गई। जेनी बोलती है कि मुझे तुम सभी लोगों को एक आखिरी बार देखना था, लेकिन लगता है ये कॉल हमारी आखिरी कॉल होगी। और ये बात सुन के इवानकॉव लिटरली चिल्ला देता है कि तू क्या बकचोदी कर रही है। और कुमा भी बोलता है कि जीनी तू आखिर क्या बात कर रही है, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? मैं वहां 1 सेकंड में आ सकता हूँ, मेरे को बता तू कहाँ पर है, मुझे तो लगा था कि मैं तुझे कभी देख भी नहीं पाऊंगा। इस पे जीनी बोलती है कि कुमाची मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब मौत के बहुत करीब हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन सच में तुम्हें मुझे इस हालत में नहीं देखना चाहिए। और आगे वो ड्रैगन को बोलती है कि ड्रैगन भैया, कुमा का दिल बहुत बड़ा है, प्लीज उसका ख्याल रखना मेरे जाने के बाद। और इतना सुनते सुनते कुमा से रहा नहीं जाता, वो लिटरली खुद को टेलीपोर्ट करने लगता है और बगल में ड्रैगन की भी गांड फट जाती है। कुमा अंदाजा लगाता है कि सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर इस हालत में जीनी जा सकती है। और जीनी भी इधर फोन पर बोलती है, कुमाची देखो, मैं तुम्हें बस एक ही बात बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, हमेशा करती थी और हमेशा करती रहूंगी। और इसी के बाद फोन से आवाज आती है,
फोन कट जाता है और शायद आई थिंक कुमा कभी भी उसका ये प्रपोजल नहीं सुन पाया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुमा अपने गांव के चर्च में वापस आ चुका है और वो वहां पर अपने लोगों से पूछता है जिनी, क्या जिनी यहाँ पर आई हुई है? लेकिन उसकी मौत तब हुई जब वो लाइट में बहुत ही ज्यादा भीग चुकी थी। उसका फेस, उसका पूरा का पूरा बॉडी सन के नीचे ब्लू कलर का हो गया था एंड उसकी पूरी की पूरी बॉडी पत्थर की बन गई थी। ग्लिम्स मिलता है कि आखिर जिनी को बीमारी क्या हुई थी। हम देख सकते हैं कि उसके पैर पे पूरा एक ऐसे करके स्टोन टाइप का स्ट्रक्चर बन गया पूरे के पूरे पैर पे और देखकर लग भी रहा कि उसका पूरा का पूरा पैर व्हाइट कलर का हो गया है। कुमा यहाँ पर जिनी को अपने हाथों में ऐसे उठा लेता है और बस यही सोचता रहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जिनी की ये हालत हो गई। ऐसी क्या चीज थी जो जिनी को ये बीमारी दे सकती है। और कुमा को जिनी के साथ सारे मोमेंट्स याद आते हैं जब वो लोग पहली बार फ्री हुए थे, खाना खा रहे थे और जब जिनी ने उसको प्रपोज किया था कि शादी कर लो मेरे से, और ये सब सोच के वो लिटरली रोने लगता है। बाकी के लोग बताते हैं कि वो जिंदा रह लेती, लेकिन उसके पास जितना भी समय बचा था वो उसने गवा दिया और सूरज में निकल पड़ी, सिर्फ इसीलिए ताकि वो समुद्र को क्रॉस कर सके और हमारे पास घर पर आ सके। और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो अपने बच्चे की जान बचा पाए। और जस्ट अगले पैन में हम देखते हैं बेबी बोनी को, जो कि देखकर लगता है सिर्फ 1 साल की है और वो इस समय हर बच्चे की तरह रो रही है। उसके बाद कुमा लिटरली वहां पर सैड होकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम अब रेस्ट कर लो जिनी, इस बच्चे का ध्यान अब मैं रखूंगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कुमा जिनी के ग्रेव के आगे बैठा हुआ है और वहां पर बस बैठ के अपना दुख मना रहा है। फिर उसके बाद आई थिंक कुछ समय बीत जाता है और चर्च में से आवाज आती है कि ये तुम गलत कर रहे हो। और हम देख सकते हैं कि बेबी बोनी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन क्योंकि कुमा का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब वो लिटरली ऑलमोस्ट हाफ जायंट है, तो वो बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक ज्यादा जोर से ही पिला दे रहा है कि बच्चा कहीं मर ना जाए। तो उसके लिए गांव वाले उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं कि थोड़ा यार आराम से करो भाई, नहीं तो वो मुंह बोतल यार मुंह बच्चे के मुंह में धस जाएगा। इवन लोग ये भी बोलते हैं कि अगर तू बच्चे को अपने पास सुला रहा है तो मेक श्योर करना कि पास में एक आयरन का पिंजरा हो जिसमें तू उसको सुला, तो तू अपने वेट से उसको दबा देगा। एंड आई थिंक कुमा की स्ट्रेंथ देख के मुझे लगता नहीं कि आयन का पिंजरा इनफ होगा। कल हमको ये भी पता चलता है कि बोनी बहुत जल्दी दूध पी ले रही है, मतलब शी इज जस्ट लाइक हर मॉम। और यहीं से हमको पता चलता है कि आखिर इतना ज्यादा उसको खाने की आदत कहाँ से लगी हुई है। खैर बोनी के बारे में मुझे थोड़ी बहुत बातें करनी है, वो अभी हम वीडियो के एंड में ऑलमोस्ट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि बोनी थोड़ी बड़ी हो गई है, वो बोलने लगी है और वो अपने मुंह से बोलती है कुमा को डैडी, जिसपे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लिटरली रोने लगता है। और फिर बोनी चलने भी लगती है तो गाँव के लोग भी खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कुमा बोनी को खाना वाना खिला रहा है। जस्ट नेक्स्ट पैनल में वो उसको बाय बाय बोल रही है क्योंकि कुमा आई थिंक काम पर जा रहा है। काम पे क्या, वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ जा रहा है। और एक बहुत ही आयरॉनिक बात लगती है कि बोनी ऐसे करते हुए दिखती है उसको बाय बाय। और जस्ट नेक्स्ट पैनल में कुमा भी अपने हाथ से ऐसे एक बहुत बड़ा सा पाव जनरेट करता है। अब पाव बोल के मेरे को वड़ा पाव की याद आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में वो बोनी को नहला रहा है और देन राइट साइड में वो ब्रश सरकार को चोद रहा है। और फिर लिटरली हम अगले पैनल में देखते हैं कि कुमा ने सच में एक आयरन का केज यूज किया हुआ है ताकि वो बोनी के पास सो सके। और साइज में भी डिफरेंस देख सकते हैं कि उसका हाथ कितना बड़ा है और क्या कहते हैं बोनी कितनी छोटी सी है। अब मेरे को पता तुम्हें से बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी जानते हो कि वन पीस की साइजिंग में इश्यूज हैं, मतलब तुम ओडेन को देख लो और वो उसकी वाइफ को देख लो। लेकिन यहाँ पर ब्रो मैं कुमा के साइज में यही बोलूंगा कि इसमें वन पीस के साइजिंग इश्यूज की गलती नहीं है। कुमा एक्चुअली में ट्राइब ही ऐसा है कि वो हाफ जायंट है। और नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि साबो इस समय मतलब बच्चा है जब साबो, तो वो कुमा के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। और उसके बाद शुरू होता है थोड़ा सा और दुख वाली स्टोरी जो कि एक्चुअली में बहुत ही सैड है। और हम देखते हैं कि चर्च में वापस से आवाज आ रही है कि आखिर कुमा ये तूने क्या कर दिया। और फिर उसके अगले पैनल में हम देखते हैं कि वहां पर लोग उससे पूछ रहे हैं कि आखिर पूरे के पूरे चर्च को तूने इतना ढक क्यों दिया है, सारे विंडोज वगैरह तूने बंद कर दिए हैं, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है चर्च में। इस पे कुमा लिटरली सीरियस होकर बोलता है कि दरवाजा बंद करो। कुमा बोनी के चेहरे से थोड़ा सा बाल सरकाता है और हम देख सकते हैं कि बोनी के यहाँ पर मतलब गाल पर भी वही सेम प्रॉब्लम हो रही है जो कि उसकी मम्मी को हुआ था। और ये चीज देख के इवन गाँव वाले भी डर जाते हैं और वो दौड़ते हुए जाते हैं, एक डॉक्टर को बुला कर लेकर आते हैं। उनमें से तो एक बुढ़ा ये भी कहता है कि पक्का ये सनलाइट की वजह से हुआ है, क्यों ना हम इसको सनलाइट में लेकर जाएं और टेस्ट कर देखें। सच में बुढ़ा चूतिया है, बूढ़े चूते ही होते हैं क्या बोल रहा है ये भाई, वो बच्चे की जान चली जाएगी। और इसके बाद डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद यही बोलती है कि उसको ऐसा नहीं लगता कि वो व्हाइट लेड वाला डिसीज है जो कि लॉ को हुआ था और उसकी बहन को भी हो गया था। उसके हिसाब से ये कुछ ऐसा है जो कि उन लोग को नहीं पता। फिर अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि एक जिम्मेदार बाप की तरह वो जाके रेवोल्यूशनरी आर्मी से बोलता है कि भाई अब मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो मुझे अब रिजाइन करना है। ये चीज सुन के तो इवन इवानकोव भी चौंक जाता है कि सेम डिसीज उसको भी हो गई है। कुमा इवन ये भी बोलता है ड्रैगन से कि मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, बट मेरे हिसाब से मुझे अभी अपने बेटी के साथ रहना चाहिए। इस पे ड्रैगन बोलता कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिना रिग्रेट्स के साथ जियो। और ड्रैगन इवन ये भी बोलता कि मैं अपनी पहचान का यूज करके पूरी दुनिया के डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकता हूँ अगर तुम्हें जरूरत हो। इस पे कुमा ड्रैगन को बोलता है कि भैया आपका एहसान रहेगा। क्या ड्रैगन यहाँ पर बोल रहा है कि लाइफ को बिना रिग्रेट के जीना चाहिए और
देखा जाए तो उसने खुद लूफी को छोड़कर आया, मतलब उसको अगर वो उसके साथ रहता तो वो उसका रिग्रेट हो जाता। मेरे हिसाब से बहुत ही अजीब बाप है, इसको पता नहीं है कि बाप बनते कैसे। तो इसका हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम से 7 साल पहले का, जब बोनी की एज ऑलमोस्ट 5 थी और बोनी यहाँ पर कुछ बच्चों को डरा कर भगा रही है। उसके बाद हमको उसके 5 साल का लुक मिलता है, लिटरली मिडिल फिंगर वाला लुक मिलता है देखकर, और वो उन बच्चों को बस गाली देके वहां से भगा रही, क्योंकि वो उसको चिढ़ा रहे थे, उसको वैम्पायर बोल रहे थे बिकॉज वो डार्क में रहती है। उनमें से एक बच्चा उसको क्रॉस दिखाने की कोशिश करता है, तो उस बच्चे को कूद कर एक लात मारती है और ऑलमोस्ट दरवाजे के पास ही रुक जाती है, जिसपे कुमा फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर करता है और बोलता है कि दरवाजे के पास भी मत जाओ, अगर हल्का सा भी तुम्हारे ऊपर लाइट आ गया ना तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसपे बोनी कुमा से बोलते कि आप बहुत ज्यादा फिक्र करते हो, मैं बस यहाँ पर मजाक कर रही थी। जिसपे कुमा बोलता है कि इस चीज के बारे में तुम मजाक भी मत करो, अगर मजाक में कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगा। फिर बोनी कुमा को बताती है कि वो बच्चे उसके फेस का मजाक उड़ा रहे हैं बिकॉज वो जो स्टोन जैसा आ गया है, और बोनी बोलती है कि क्या ये इतना वियर्ड है, मैंने तो नहीं बोला था कि मुझे बीमार कर दो। जिसपे कुमा एक अच्छे बाप की तरह लिटरली बोलता है कि देखो बोनी, वो तुम्हारे स्पेशल ज्वेल्स हैं, मतलब बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गहने हैं जो कि सिर्फ तुम्हारे पास हैं, और वो बच्चे सिर्फ तुमसे जलते हो कि तुम्हारे जैसे गहने उनके पास नहीं जा सकते। और ये सुनकर बोनी बिल्कुल खुश हो जाती है। सच में बहुत ही होलसम मोमेंट था ये। और ये सब देखने के बाद यार जो प्रेजेंट में हो रहा है, मैं क्या बताऊं, वो भी बताता हूँ थोड़ा वीडियो के एंड में। इसके बाद कुमा बोनी से पूछता है कि अगर तुम ट्रिप पर जा पाओ तो कहाँ पर जाओगी। जिसपे बोनी लिटरली उससे बोलती है कि मैं उस लेजेंडरी आइलैंड पे जाना चाहूंगी जो कि बादलों में छुपा हुआ है। शी इज लिटरली टॉकिंग अबाउट द आइलैंड जहाँ पर हमको सन गॉड नीक का रिवील हुआ था। और ये सुनकर कुमा भी चौंक जाता है, वो सोचता है कि इतने ऊपर भी बादल हैं। इसके बाद बोनी उसको एक किताब दिखाती है और स्काई आइलैंड्स के बारे में बताती है, विच काइंड ऑफ प्रूव्स कि आखिर कैसे कुमा को पता है कि स्काई आइलैंड्स है। मे बी वो वहां पर खुद भी गया होगा फ्यूचर में, और इसीलिए उसने नामी को स्काई आइलैंड पर भेज दिया था। इस पर बोनी कुमा से बोलती है कि स्काई आइलैंड तो सन के और भी ज्यादा क्लोज है, तो अगर हम वहां पर जा पाए तो शायद हम सन गॉड निका से मिल पाएंगे। और ये सुनकर कुमा वही सन गॉड निका के पोजीशन में नाचने लगता है। इस पर कुमा बोलता है कि इस पे तो बहुत ज्यादा एडवेंचर हो जाएगा, एक काम करते हैं जब तुम्हारा 20वां जन्मदिन होगा तब वहां पर चलेंगे। लेकिन इसके बाद कुमा पूछता है ये बताओ तुम्हारे 19वें बर्थडे पे कहाँ पर चला जाए। इस पर बोनी बोलते है कि मुझे फिशमैन आइलैंड जाना है, और ये काइंड ऑफ मुझे रेफरेंस लगता है क्योंकि स्काई आइलैंड वाला जो पोनेग्लिफ है वो फिशमैन आइलैंड को पॉइंट कर रहा था, और दोनों ही वन पीस के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुमा बोनी को एक और नए अस्पताल पर लेकर आया है, और वहां पर जो डॉक्टर है वो उसको एग्जामिन करने के बाद यही बताता है कि इसकी जो डिसीज है उसको क्योर नहीं किया जा सकता। इस पर कुमा बोलता है कि भाई थोड़ा धीरे धीरे बोलो, कहीं बोनी सुन ना ले। तो डॉक्टर उसको बताता है कि आज के दिनों में तो ये बीमारी देखने को भी नहीं मिलती। वो उसको बताता है कि ये जो स्टोन्स है जो बॉडी पर आ रहे हैं ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, स्पेशली अगर तुम सन या मून के नेचुरल लाइट के कॉन्टेक्ट में आओगे तो। लेकिन अगर हम किसी भी तरह से सारा का सारा लाइट भी खत्म कर दे, एकदम बंद कमरे में रख दें किसी को भी, फिर भी ये डिसीज धीरे धीरे पूरे बॉडी पर फैल जाएगा, बिकॉज फोटॉन्स को पूरी तरह से हटाना इट इज इम्पॉसिबल। यू कांट रिमूव फोटॉन्स इवन इफ यू लाइक मेक द कंप्लीट डार्कनेस हियर। उसका डॉक्टर बोलता है कि ये बोलने पर मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हारी बेटी के पास सिर्फ 5 साल और बचा हुआ है, और ये सिर्फ एक चमत्कार ही होगा अगर वो अपने 10वां जन्मदिन मना भी पाए तो। कुमा ये चीज सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि इवन 10वें जन्मदिन तक भी वो अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकता, और वो इस बात से बहुत खुश था। और वो ये बोलता है कि ये फेयर बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बेटी इतना स्ट्रांगली ग्रो कर रही थी, अचानक से क्या हो गया। खैर स्ट्रॉन्ग वाले वर्ड पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ, मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ कुमा, बट लेट्स से कि अगर वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन की बेटी है तो पॉसिबल जो इसका बाप होगा वो एक स्ट्रॉन्ग सेलेस्टियल ड्रैगन हो सकता है। एंड जो मेन अपने सेलेस्टियल ड्रैगन है जो इनको हम देखते हैं मरी जो पे, वो बहुत ही चूतिया वाले हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी दम है नहीं। तो मे बी 5 एल्डर्स में से कोई एक बंदा हो सकता है, एंड मोस्ट पॉसिबली इस समय सैटर्न ही लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि बोनी अचानक से कुमा के सामने आ जाती है, उसे डरा देती है। कुमा भी डर जाता है और कुमा उसको देखकर चौंक जाता है कि मुझे तो लगा तुम सो रही हो। उस पर बोनी बोलती है कि मैंने सब सुन लिया, ये बीमारी तो मेरे 10वें जन्मदिन तक खत्म हो जाएगी। मतलब उसने उल्टा सुन लिया, डॉक्टर ने बोला था कि 10वें जन्मदिन तक तो मर जाएगी, बट इसने ऐसा सुन लिया कि 10 साल के होते होते इसका डिसीज ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये सोच के वो बहुत ज्यादा खुश भी हो गई, और कुमा भी उसको नहीं बता पा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और बोनी तो इवन खुशी में ये भी बोलने लगती है कि जब मैं 10 साल की हो जाऊंगी तो बीमारी तो खत्म ही हो जाएगी, तो फिर हम उन ट्रिप्स पर जा सकते हैं, यानी कि स्काई आइलैंड, फिशमैन आइलैंड। और कुमा लिटरली अपनी बेटी की इतनी खुशी देखकर वो उसको बोलता है कि हाँ बाबू चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, मैं तुमको हर जगह घुमाऊंगा। क्या मस्त बाप है यार। और कुमा अंदर ही अंदर यही सोच रहा है कि आखिर वो क्या करेगा कि अपनी बेटी को बचा पाए। अभी इतना सब चल ही रहा होता है कि तब तक पता चलता है कि एक और बहुत ही बड़ा नाइटमेयर वापस से आने वाला है, क्योंकि जस्ट 1 साल बाद यानी कि बोनी जब 6 साल की हो गई है तभी सॉर्बेट किंगडम पे प्रॉब्लम आ जाती है। गांव वाले लोग उसको चिल्लाते हुए आते हैं कुमा के पास कि कुमा तुम्हें हमको बचाना पड़ेगा। लोग उसको बताते हैं कि ये जो किंग बिकोरी था जिसको तुम लोगों ने मार के भगाया था वो वापस आ चुका है, और वो फिर से हम सभी लोगों को परेशान कर रहा है। उसने तो इवन ये भी बोल दिया कि वो हम लोग को हमारे घरों में जिंदा जला देगा। और फिर लास्ट लाइन द नेवर एंडिंग ट्रेजेडी कंटिन्यूज टू अनफोल्ड के साथ चैप्टर नंबर 1098 खत्म। सो मांगा खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं, एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले बोनी के डिसीज के बारे में बात करते हैं, और उसमें भी एक चीज मुझे पॉइंट आउट करना है कि हो सकता हो रॉजर को भी यही सेम डिसीज मिल गया। और कंसिडरिंग कि लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि रॉजर का जो डिसीज है वो सैटर्न ने उसको दिया हो, क्योंकि सैटर्न भी गॉड वैली इंसिडेंट पे प्रेजेंट था, तो इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जीनी को भी सैटर्न ने ही ये बीमारी दी होगी। उसके बाद ये बात भी क्लियर है कि बोनी जो है वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन की ही बेटी है, क्योंकि फोर्स मैरिज हुआ था। और यहाँ पर जीनी की माँ ने बोला था कि उन लोगों ने मुझे फेंक दिया जब उनको मेरी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बीमार हो गई। तो मे भी वो ये बोलना चाह रही है कि कई सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने मिलकर उसका रेप किया था। एंड विद दिस थिंग दिस इज टोटली कंफर्म कि जो भी मैंने पास्ट में बताया तुम लोग को इन द डार्क पार्ट्स ऑफ वन पीस वाले वीडियो में, एंड आई थिंक इन चैप्टर नंबर 1095 या 1096 के रिव्यू में, जहाँ पर बोनी के कुमा के माँ के बारे में बात हो रही थी, मैंने बोला था कि इन सभी का रेप हुआ था। एंड वो चीज ऑल्दो हमें ओडा सेंसे डायरेक्टली नहीं बताते, बट वो ट्रू है आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस इंसिडेंट जो कुछ भी हुआ। सच बता रहा हूँ, इतना गुस्सा आ रहा है, और इस पूरे चैप्टर में तुमने मेरा मूड देखा होगा, थोड़ा सा डल टाइप का ही है, बहुत ही डिप्रेसिंग सा चैप्टर है ये वाला। है मैं नेक्स्ट पॉइंट ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर अकाइनो ने बोनी को उस समय उस आइलैंड पे क्यों नहीं मारा। आई थिंक वो राइजिन आइलैंड पे फंसी हुई थी, जहाँ पर किड ने बोनी पायरेट्स को पूरी तरह से खत्म करके उसको वहीं पर बांध के छोड़ दिया था, या फिर आई थिंक ब्लैक बियर्ड था, याद नहीं आ रहा। ओके, ब्लैक बियर्ड था, और उसने वहीं पर बोनी को छोड़ दिया था। तो अकाइनो ने वहां पर बोनी को इसने नहीं मारा या फिर अरेस्ट नहीं किया। वैसे वो अरेस्ट तो करता नहीं, सबको तुरंत खत्म ही कर देता है, क्योंकि वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन की बेटी है। इवन तो वो नाजायज औलाद है सेलेस्टियल ड्रैगन की, बट स्टिल शी हैज द ब्लड, सो वो उसको डायरेक्टली मार नहीं सकता या फिर अरेस्ट नहीं कर सकता। और इसीलिए यहाँ पर सैटर्न निका से पहले बोनी को टारगेट कर रहा है। और फिर बात आती है कि आखिर बोनी का डेविल फ्रूट उसको मिला कब। देखो, जहां तक मुझे लगता है बोनी की जान बचाने के लिए कुमा मोस्ट लाइकली यहाँ पर ड्रैगन की हेल्प लेके वेगापंक से कनेक्शन बनाया होगा, ताकि वो उसको ट्रीट कर पाए। बिकॉज एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन हु कैन क्योर दिस इनक्योरेबल डिसीज एक्सेप्ट ट्रफलगर डी वाटरलॉ, जिससे कॉन्टैक्ट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस टाइम पर। तो ड्रैगन ने मे भी हेल्प की होगी कि भाई वेगापंक के पास जाओ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। जहाँ पर कुमा ने फिर खुद को वर्ल्ड गवर्नमेंट को ऑफर कर लिया होगा कि भाई तुम्हें मेरे जो भी पुर्जे खोलने खोल लो, लेकिन मेरी बेटी की जान बचा लो। दैट एक्सप्लेन्स कि आखिर क्यों किजारू और वेगापंक उसको इतने समय से जानते हैं। किजारू तो लिटरली उसको छोटी बच्ची कहकर ही बुलाता है। और तुम लोग ये भी सोच रहे हो कि आखिर कुमा बाकी लोगों का बीमारियां वगैरह सही कर देता है, तो आखिर अपनी बेटी का क्यों नहीं कर पा रहा। तो मैंने भी उस वाले वीडियो में बताया था कि उसका जो डेविल फ्रूट है वो सिर्फ पेन को बाहर पुश कर सकता है, थोड़ा बहुत दर्द वगैरह निकाल सकता है, बट कंप्लीटली एक पूरे के पूरे डिसीज को, वो भी जो टर्मिनल डिसीज है उसको खत्म करना, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। देन अगर तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर बोनी की तबीयत सही कैसे हुई, तो मुझे लगता है वेगापंक ने उसको वो एज मैनिपुलेशन वाला डेविल फ्रूट दिया होगा। ऑल्दो तो ऊपर से देखकर यही लगता है कि वो लोगों का एज मैनिपुलेट करता है, बट जस्ट उसको सोचो, वो सेल्स की एज को सही कर देता है, उन्हें अपने परफेक्ट हेल्थ पर ले आता है। तो पॉसिबली बोनी ने अपने बॉडी को एकदम बेस्ट हेल्थ में ले आया होगा यूजिंग हर डेविल फ्रूट। और बोनी के वर्जनेशन वाला नाम भी तुमने नोटिस कर लिया होगा कि ज्वेलरी बोनी उसका नाम है, क्योंकि उसके बाप ने उसको ज्वेलरी बताई थी कि तुम्हारे यहाँ पर गाल पर है। और क्योंकि उसकी जब तबीयत ठीक हो गई होगी मे बी, तो यहाँ से वो जो स्टोन्स थे वो चले गए होंगे, देन शी माइट बी मिसिंग हर ज्वेल्स। तो उसने यहाँ पर एक पियर्सिंग करा ली, ठीक उसी जगह पर है जहाँ पर उसको स्टोन्स आए थे, अगर तुम देखोगे तो। और यहीं से ये चीज पूरी तरह से साफ हो जाती है कि जिस तरह से वेगापंक और बाकी लोग उसको बच्ची बोल रहे थे, आई थिंक सैटर्न भी बोल रहा था, तो वो सच में बच्ची ही है। वो लिटरली 12 साल की है। मतलब अगर तुम देखोगे, अगर 2022 में लूफी पिट रहा है, तो 2010 में ही बोनी पैदा हुई थी, और 2008 में उसकी माँ किडनैप हुई थी। तो इतना ही समय हुआ उसको पैदा हुए। 2010 कब था यार, मैं भाई 8th क्लास में था यार, तब की बात है, वो तब पैदा हुई होगी। शी इज लिटरली ए चाइल्ड, ऑलमोस्ट मेरे छोटी बहन के इतने एज में होगी वो। और इस बात की सच में दाद देनी पड़ेगी कि 12 साल की छोटी बच्ची में इतना दिमाग है कि वो न्यू वर्ल्ड में आ गई, उसने अपना पायरेट क्रू बनाया, इवन वो वहां तक पहुंची शबोंडी आरपीए लागो में, वहां से भी किजारू से बचकर निकली, इवन उसने और भी कई सारी चीजों को सर्वाइव किया, उसका पूरा का पूरा पायरेट क्रू भी खत्म हो गया। वो मरी जॉइस तक में इन्फिल्ट्रेट कर चली गई, एंड इवन वो न्यू वर्ल्ड तक पहुंची। मतलब मरी जॉइस में जाना ही बहुत बड़ी बात है, न्यू वर्ल्ड तो चलो फिर भी लोग पहुंच जाते हैं, बट न्यू वर्ल्ड तक भी वो पहुंची, एक 12 साल की बच्ची। भाई दैट इज सच अ ग्रेट थिंग जो कि ओडा सेंसे ने लिखा है। जस्ट यही कंपेयर करो तुम नारुतो से, तो वहां के फीमेल कैरेक्टर्स कितनी चूतियां हैं। और सच बता रहा हूँ, जब मैंने ये देखा था कि ज्वेलरी बोनी भी इसी लाइन में बढ़ रही है जो नारुतो के फीमेल कैरेक्टर चल रहे थे, कि वह जनरेशन में एक ही तो लड़की है, वो भी इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। तो अब पता चल रहा है कि भाई वो बच्ची थी यार। स्टिल शी हैज डन अ रियली ग्रेट जॉब। एंड भाई मैं सच में प्रे कर रहा हूँ, निका भाई बचा लो, इस बार तो बचा लो यार। उसके बाप के साथ गलत हुआ, उसके बाप की माँ के साथ, उसके बाप के बाप, पूरी फैमिली उनकी खत्म हो रखी है। लिटरली उसका बाप जो है वो अपनी बेटी के लिए, मतलब उसकी बेटी है भी नहीं, बट उसको बेटी इतना उसने प्यार किया है। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतना सब हुआ उन लोग के साथ। उस बोनी के माँ यानी कि कुमा की पॉसिबल वाइफ, यानी या फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड ही बोलो, जो भी बोलो, उसकी इकलौती जो फैमिली थी उसका भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने रेप कर दिया। और अभी वही
सेलेस्टियल ड्रैगन्स लिटरली उसकी बेटी को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तब फैक्ट कि बोनी सन के नीचे आ नहीं सकती थी और अब सन गॉड नीका उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा यार। दिस इज लिटरली द टाइम। अगर सूरज को साइन करना है तो यही टाइम है भाई लूफी, प्लीज बचा ले यार, यही रह गया। बाकी मैं क्या बताऊं, बस मैं यही चाहता हूँ कि बोनी किसी तरह से बच जाए इस पूरे एगहेड सिचुएशन से। आई थिंक चैप्टर नंबर 1000 या फिर सॉरी 1100 से वहां से ये एगहेड आर्क शायद खत्म होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बट अगले हफ्ते ब्रेक है तो तुम्हें 2 हफ्ते तक वेट करना ही पड़ेगा। एंड आई गेस दैट वाज इट फॉर द मांगा रिव्यू चैप्टर नंबर 1098 बोनीज बर्थ। अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, कमेंट भी कर दो कि तुम मेरे ये वाले सब्सक्राइबर हो, मेरे को मजा आएगा पढ़ के, तुम लोग स्पेशल बन जाओगे मेरे लिए। 1 लाख से नीचे वाले लोग, उसके बाद वाले भी रहोगे बट अभी के लिए फिलहाल ये वाले ज्यादा स्पेशल रहोगे। और हाँ ब्रो, कोड 24x7 को चेकआउट करना भी मत भूलना अगर तुम्हें भी ऐसे लूफी प्रिंटेड वाली हुडीज वगैरह चाहिए तो। सर बता रहा हूँ मुझे तो बहुत सही लग रही है लिटरली, अब तो गर्मी भी लगने लगी तो अभी निकाल दूंगा। And I'll see you guys in the next video. So until the next one, play on.